नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार और आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। झारखंड में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। चुनाव की आहट के बीच झारखंड में सियासत तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प ये है कि जिस गठबंधन की सरकार वहां चल रही है, उसके ही नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने से नहीं चूक रहे। आज झारखंड के इसी पॉलिटिकल झमेले का करेंगे डीएनए टेस्ट। साथ ही बात होगी बिहार की, जहां बीजेपी और एलजेपी ने महादलित नेतृत्व के बहाने नीतीश कुमार पर हमला किया। इसके अलावा उस संस्थान की मांग की चर्चा करेंगे जो मिनरल और माइनिंग की पढ़ाई के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन हो क्या रहा है उसके साथ? आज महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई। झारखंड में भी इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने के संकेत मिले हैं। चुनाव को देखते हुए झारखंड में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। झारखंड में सक्रिय सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में अपनी तरफ से जुट गई हैं। सियासी बयानबाजी भी तेज हुई है, लेकिन सबसे दिलचस्प बयानबाजी हेमंत सरकार के घटक दलों के बीच ही हो रही है। कांग्रेस और जेएमएम एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि उसे हेमंत के नेतृत्व में चुनाव लड़ना स्वीकार नहीं। झारखंड के पशुपालन मंत्री मन्नान मलिक ने जेएमएम से गठबंधन के सवाल पर आज कुछ इस अंदाज में बयान दिया। जीत के आएगा, वो उम्मीदवारी के लिए पेश करेगा, उसमें एडजस्टमेंट होगा। क्यों अभी से भविष्य में ये नहीं माना जाए कि हेमंत सोरेन ही फिर से सीएम बनेंगे? नहीं, तो जीतने के बाद होगा ये सारा चीज़। जब जीत के आएगा तो हेमंत सोरेन अच्छा डील किए हैं, अच्छे तरीके से किए हैं, हम लोग स्वीकार करेंगे। अगर नहीं जीत के आएंगे तो उस पर सोचेंगे क्या रिजल्ट होता है, क्या स्ट्रेटेजी सारे लोग को स्वीकार होता है। मतलब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन नहीं जा रहा है? हेमंत महागठबंधन का चेहरा क्या हेमंत सोरेन होंगे सर? अभी कैसे आपको बोल सकते हैं? आपको महागठबंधन में कोई ये निर्णय तो नहीं लिया गया कि हेमंत सोरेन ही होंगे। ये निर्णय लिया है कि हम ही इसको पेश करके चलेंगे। तो बात कहीं ना कहीं दम दिखाने की हो रही है, पर कांग्रेस के तेवर से ज्यादा जेएमएम के तेवर तल्ख है। उसके नेता अकेले चुनावी ताल ठोकने की बात कह रहे हैं। लुबिन जेएमएम के नेता हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं। लुबिन हेमंत कह रहे हैं कि जेएमएम को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, हमको तो नहीं लगता कौन सा महागठबंधन, क्या महागठबंधन। हम लोग सक्षम हैं अभी पूरे देश में, माने अभी हम लोग सबसे बड़े दल में से हैं और हमको नहीं लगता कि किन से टक्कर होगी। क्या ज़रूरत है महागठबंधन का? और हमारा जो अपना ओपिनियन है, मेरा जो अपना व्यक्तिगत विचार होगा कि हम लोगों को अकेले अपने दम पर हम लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। तो हम क्यों माने किसी को? जब हम वही बात तो हम बोले कि जब अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले लड़ करके राज्य ले सकती है, तो फिर हम क्यों दूसरे को माने इसमें शामिल करें? इसलिए लोग क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हम लोगों को से मतलब नहीं। यानी लुबिन इतिहास की बात कहकर भविष्य के लिए अपनी रेखा सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। लेकिन राजनीति में हो ये रहा है कि लुबिन और मन्नान ने आज गठबंधन के सवाल पर जो बातें कही आप सुन रहे थे, लेकिन कांग्रेस जेएमएम गठबंधन को लेकर इन दोनों नेताओं से ज्यादा तल्ख टिप्पणी की जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य। वो भी बयान सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस को हमारी शुभकामनाएं हैं। वो जाके देख ले, वो हश्र देख चुके हैं। वो लोकसभा में भी अपना हश्र देख चुके हैं कि उनकी यहाँ पर ज़मीनी ताकत क्या है। हम तो स्वागत करेंगे कांग्रेस यदि खुद गठबंधन का पहल करे और उसमें बाबूलाल जैसे तत्वों को मिला ले, तो फिर उनका भी यहाँ से मैंने पता ठिकाना तक नहीं रहेगा कहीं का। लेकिन कांग्रेस अगर बाबूलाल के साथ जाती है तो क्या आप जाएंगे कांग्रेस के साथ? जाए बाबूलाल जी के साथ, हम नहीं जाएंगे। फिर हम तो तैयार हैं 81 विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए। और मैं तो गठबंधन में चुनाव लड़ूंगा, तब भी मैं 50 के नीचे सीट पे नहीं लड़ूंगा चुनाव। तो सारे बयान आपने सुने। मतलब साफ है कि चुनाव के पहले कांग्रेस और जेएमएम के बीच तलवारें खिंच गई। दोनों पार्टियां और दोनों पार्टियों के नेता अलग अलग बयान देकर एक दूसरे पर कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। झारखंड की राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू क्या है? सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यहां विपक्षी कौन है, विरोधी कौन है, कौन अपने हैं,
ये फर्क करना यहाँ बहुत मुश्किल है। राज्य बनने के बाद यानी महज 14 सालों में बीजेपी कांग्रेस को छोड़ दें तो लगभग हर राजनीतिक दल एक दूसरे से गठबंधन कर चुके हैं, सरकार बना चुके हैं, सरकार में शामिल भी रहे हैं। फिर भी ना तो एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला थमा, ना सहयोग लेने का, ना आरोप प्रत्यारोप का। पर अब जब हेमंत सोरेन राज्य में कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं तो मुकाबला तो बीजेपी और दूसरी पार्टियों से होना चाहिए। फिर ये कंफ्यूजन क्यों, संशय की स्थिति क्यों है इस राज्य में? क्या जेएमएम कांग्रेस के साथ जाकर पछता रही है? क्या वो कांग्रेस को झटका देना चाहती है? क्या कांग्रेस खुद के लिए जमीन तलाश रही है? आखिर दोनों दल चाहते क्या हैं? कांग्रेस भी अकेले लड़ने की बात करती है और गठबंधन में जाने की बात भी कहती है। जेएमएम भी कभी हां कभी ना कहती है। क्यों? और सबसे अहम सवाल ये कि बाबूलाल मरांडी को एक तरफ पार्टियां खारिज करती हैं और दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी को अपने पाले में लेने की कोशिश भी करती हैं। क्यों? इन सारे क्यों को समझने के लिए 2009 के विधानसभा चुनाव को याद कीजिए। 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 13 सीटें मिली, बीजेपी को 18 सीटें मिली, जेएमएम को भी 18 सीटें मिली, जेवीएम को 11, आरजेडी को 5, आजसू को 6 और जेडीयू को 2। यानी राज्य की सबसे दो बड़ी पार्टियां कौन थी? बीजेपी और जेएमएम। कांग्रेस तीसरे स्थान पर थी। यानी तब भी जेएमएम को लगा कि वो राज्य में कांग्रेस से बड़ी पार्टी है। फिर 2013 में झारखंड में सत्ता हेमंत सोरेन के पास गई, पर कांग्रेस कहां रही? कांग्रेस ने जेएमएम से हाथ मिला लिया। हाथ तो मिलाया, पर क्या वो जेएमएम के पीछे खड़ी होकर खुश नजर आ रही थी? या कुछ कांग्रेस के अंदर था जो अंदर ही अंदर उसे कचोट रहा था? और इस सवाल का जवाब मिलता है 10 नवंबर 2013 को। 10 नवंबर 2013 को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत, उन्होंने राज्य की हेमंत सरकार पर खुलकर निशाना साधा। सुखदेव भगत ने कहा कि सरकार के कामकाज से पार्टी के नेताओं में नाराजगी है। हम जिस उद्देश्य से सरकार में शामिल हुए थे उस दिशा में काम ही नहीं हो पा रहा। सरकार रिजल्ट नहीं दे पा रही। सुखदेव भगत क्या वाकई जनता की भलाई के लिए चिंतित थे उस समय? या 2013 में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उनके मन में कुछ चल रहा था? दरअसल लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान कांग्रेस अपने राष्ट्रीय पार्टी होने का एहसास जेएमएम को कराना चाह रही थी और उसे पता था कि हेमंत को निशाने पर लिए बिना यह संभव नहीं था। इसलिए जनता के बीच सरकार से अलग उसे अपनी पहचान बनानी थी और इसलिए पहचान बनाने के लिए उसने लकीरें खींचने का सिलसिला शुरू किया और ये सिलसिला चल पड़ा। उसके बाद देखिए बयान क्या है। मन्नान मलिक से लेकर सुबोध कांत सहाय तक ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, पर कांग्रेस का सारा दांव एक झटके में कमजोर पड़ गया। लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो एक बार फिर जेएमएम कांग्रेस पर भारी और पहली बार जेएमएम को लगा कि उसकी पहचान कांग्रेस के साथ से अलग भी है। लिहाजा आक्रमण का दौर अब दोनों तरफ से शुरू हुआ और इस खींचतान की वजह एक और थी। दोनों पार्टियों का वोट प्रतिशत देखिए। कांग्रेस को 13.30% वोट मिले और जेएमएम को केवल 9.30। यानी कांग्रेस को लगता है कि वो जेएमएम पर भारी पड़ती है और जेवीएम को अपने पाले में लाने की ये कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि जेवीएम को 12.10 वोट प्रतिशत मिले थे, 12.10%, यानी वो भी जेएमएम से आगे थी। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस जेवीएम के साथ गठबंधन करेगी? क्या जेएमएम कांग्रेस गठबंधन टूटेगा? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब टटोलने की कोशिश करते हैं जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आशुतोष के पास चलेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आशुतोष से। आशुतोष, एक चीज समझाने की कोशिश कीजिए। ये जो आरोप लग रहा है जेएमएम की तरफ से अब कि भाई हम अपनी जमीन खुद ही बना सकते हैं या तलाश भी कर रहे हैं, और कांग्रेस 2013 से ये संकेत दे रही थी लोकसभा चुनाव से पहले, क्या ये माना जाए कि दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ी कंफ्यूज हैं अपनी जमीन को लेकर पूरे राज्य में? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दोनों पार्टियां कंफ्यूज्ड हैं। जेएमएम की बात करें तो जेएमएम लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 2 सीटें मिली थी और वोटिंग परसेंटेज को देखा जाए तो जेएमएम के नेता काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हैं और लगभग 45 से 50 सीटों पर जेएमएम की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। 45 सीट से कम पर तो सवाल ही नहीं उठता है कि विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं खुश नहीं है। उसे पता है कि अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है उसमें काम ठीक से नहीं हो रहा है और बाद में जनता जब वोट
वोट करेगी तो वो काम के आधार पर करेगी, क्योंकि बीजेपी का जो एजेंडा रहा है वो विकास का एजेंडा रहा है, नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा रहा है वो विकास का एजेंडा रहा है। और बीजेपी इस मामले पर पूरी तरह से जो जेएमएम सरकार है, हेमंत सरकार है, उसको घेरने की कोशिश करेगी। कांग्रेस को इस बात का एहसास है और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस के नेता बयान देते रहे हैं कि सरकार में काम ठीक से नहीं हो रहा है, अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी विफलता को छुपाने की कोशिश जरूर है। और इसके इतर कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि जेवीएम के साथ मिलकर वो सरकार बनाए, और जैसे कि महागठबंधन की चर्चा हो रही थी जिसमें जेडीयू को भी शामिल करने की बात चल रही थी। बिहार में जिस तरह से महागठबंधन थोड़ा सा महागठबंधन को सफलता मिली है उससे उत्साहित थे। पर मुझे एक चीज समझाइए, लेकिन अब जो आशुतोष मुझे एक चीज समझाइए आप। मन्नान मल्लिक का भी बयान था, उन्होंने कहा हेमंत सोरेन बच्चा हैं। सुबोध कांत सहाय ने कहा कि सरकार में कम्युनिकेशन गैप है। आप मुझे एक चीज समझाइए, लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये बात सामने आई थी, फॉर्मूले पर 10-4 के फॉर्मूला पर कितना तमाशा हुआ सभी ने देखा है। इस बार क्या आपको लगता है आशुतोष कि कहीं ना कहीं जेएमएम लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद स्ट्रांग पोजीशन में है, इस बार वो बार्गेन नहीं करेगी? उसका संदेश साफ है कि जितनी सीटें उसे चाहिए वो चाहिए। देखिए, बार्गेन की जो बात है, ये सारी स्ट्रैटेजी बार्गेन पर ही चल रही है। जेएमएम को ये पता है कि अगर वो 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो कम से कम ये कॉन्फिडेंट है पार्टी कि कम से कम 25 सीटें तो 20 से 25 सीटें उनके खाते में ज़रूर आएंगी। और फिर हालात अगर मान लीजिए बीजेपी के साथ गठबंधन करने के होते हैं या फिर सरकार जिस दल को भी ज़्यादा बहुमत मिलेगी, और ये तय माना जा रहा है कि अगर महागठबंधन नहीं होता है, लोग अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, तो फिर वही नौबत आएगी झारखंड में। अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं आता है तो उसके बाद फिर से गठबंधन की सरकार बनेगी। और जेएमएम ये कोशिश करना चाहती है कि कहीं ना कहीं लड्डू उसके हाथ में भी रहे, और जब भी गठबंधन की बात हो, गठबंधन की सरकार बने, तो उसका पलड़ा भारी हो और उसमें भी उसके मंत्री और सरकार शामिल, बिल्कुल उसके नेता शामिल हो। यानी संकेत दोनों अपनी तरफ से जताने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं करेगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, तमाम विश्लेषण के लिए, तमाम जानकारियों के लिए भी। छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर हाजिर होते हैं। नेतृत्व के सवाल पर बीजेपी के अंदर घमासान की स्थिति है। इसका ज्यादा नुकसान पार्टी को ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री मांझी के बहाने बीजेपी नीतीश पर लगातार हमला बोल रही है, और उसकी इस रणनीति में एलजेपी का भी पूरा साथ मिल रहा है। एनडीए ने मांग की है कि नीतीश को अगर महादलित से प्रेम है तो 2015 में जीतन राम मांझी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दें। नीतीश बनाम जीतन, सीएम की कुर्सी को लेकर जेडीयू के अंदर ये नई लड़ाई छिड़ी हुई है। जीतन ने सीएम बने रहने की मंशा जाहिर की है और नीतीश के हाथ में सीएम की कमान देखने वाले इस मंशा से इत्तेफाक नहीं रखते, मगर नीतीश को घेरने के लिए एनडीए नेताओं ने मांझी की मंशा को सियासी हथियार बना दिया है। नीतीश को महादलित प्रेम दिखाने की दुहाई दी है एनडीए नेताओं ने। ये बड़ा गंभीर विषय है। जो व्यक्ति आज सीएम की कुर्सी पर बैठा हुआ है उसके सामने ही कहा जा रहा है कि अगली बार इनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब साफ है कि ये जो काम करेंगे इनके काम का मूल्यांकन नहीं होगा, या ये जो काम करेंगे उस पर उस दल के नेताओं को ही विश्वास नहीं है कि ये बेहतर काम करेंगे। इस कारण उनको पहले ही अयोग्य मान लेना यह उचित नहीं। दलित प्रेम, महादलित प्रेम ये दिखा रहे पूरे राज्य को, और महादलित को कि मैं महादलित से ज़्यादा प्रेम करता हूँ। तो हम चुनौती देते हैं नीतीश कुमार जी को कि अगला जो विधानसभा जो चुनाव हो 15 में, वो जीतन राम मांझी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़े, और अगला ये घोषणा करे, सार्वजनिक रूप से घोषणा करे कि अगला मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी होंगे या और भी कोई महादलित परिवार के कोई सदस्य होंगे। जाहिर है जेडीयू इस दांव को तवज्जो नहीं दे रहा। जेडीयू नेताओं के बयान साबित करते हैं कि नीतीश के अलावा दूसरा कोई चेहरा पार्टी में हो ही नहीं सकता। वो कौन होते हैं हमारे उम्मीदवार को तय करने के लिए और अपील करने के लिए? महादलितों की बात करते हैं, ईरानी कारपेट पे चलने वाले और लॉब्स की घड़ियों का इस्तेमाल करने वाले और बेनेटन का कलम का इस्तेमाल करने वाले, और महादलितों से कितने कोस दूर हैं। चुनाव जीतने के बाद 3 महीने में कितनी बार महादलितों के सुध लेने गए हैं माननीय रामविलास जी, और महादलितों के लिए अनाज तक नहीं दे रहे हैं बिहार में।
और महादलितों की बात करते हैं, हमें उनकी कोई सलाह की ज़रूरत नहीं। एनडीए और जेडीयू के बीच मांझी की सियासी पतवार फंसी दिख रही है। चुनाव तक देखना दिलचस्प होगा कि नैया किसकी पार लगती है। आग दोनों जगह बराबर की लगी है, कुछ दिल जले उधर भी हैं और कुछ दिल जले इधर भी। जेडीयू के अंदर उठ रहे धुएं को देखकर बीजेपी खुश हो रही है, लेकिन एक असलियत यह भी है कि गुटबाजी की चिंगारी बीजेपी के अंदर भी भड़क रही है। कैमरा पर्सन महीप और संजय के साथ अमित झा, जी मीडिया, पटना। यानी कुल मिलाकर बात यह कि अगले चुनाव में भी मुद्दा विकास से हटकर जाति के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूमते नजर आए तो बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा। वैसे आश्चर्य एक संस्थान को लेकर है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में एक है। पिछले 87 सालों से आईएसएम ने न केवल शिक्षा बल्कि शोध और अन्य कई क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। हर साल आईआईटी जेईई की परीक्षा पास करने वाले 931 छात्रों का एडमिशन बीटेक के विभिन्न संकायों में होता है। रिसर्च के क्षेत्र में डीएसटी, सीएसआईआर, डीआरओ, ओआईएल, कोल मंत्रालय सहित कई कंपनियों के 69 बड़े रिसर्च 1468 लाख की लागत से आईएसएम ने किया। अफगानिस्तान के छात्रों को 5 वर्षीय बीटेक कराने की जिम्मेवारी भी ली आईएसएम को भारत सरकार ने दी। लेकिन इसके बाद भी इस प्रतिष्ठित संस्थान को आईआईटी का दर्जा नहीं मिला। इस संस्थान को आईआईटी का दर्जा दिलाने के लिए यहाँ के स्टूडेंट्स ने लंबा संघर्ष किया। धनबाद, रांची, दिल्ली तक आंदोलन किया, लेकिन अब यहाँ के स्टूडेंट्स संस्थान के लिए गांधीगिरी के रास्ते पर उतर आए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको यह बताना जरूरी कि अगर आईएसएम को आईआईटी का दर्जा मिलता है तो यहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और फैकल्टी दोनों को फायदा होगा। आईआईटी के टैग का फायदा स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट में मिलेगा, वहीं फैकल्टी का पे स्ट्रक्चर जो वर्तमान में यूजीसी की तर्ज पर है वो पूरी तरह से आईआईटी की तर्ज पर बनेगा। और धनबाद और झारखंड को यह फायदा होगा कि उसके यहाँ विश्व स्तर का एकमात्र आईआईटी होगा। अब देखते हैं आईएसएम को आईआईटी का दर्जा दिलाने के लिए क्या क्या हुआ। साल 1994 में प्रोफेसर एस संपत कमेटी ने आईएसएम धनबाद, आईआईटी बीएचयू और यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की को आईआईटी का दर्जा देने की स्वीकृति दी, लेकिन आईएसएम ने इसे लेने से इनकार किया था। साल 2006 के जनवरी महीने में आईआईटी खड़गपुर के पूर्व निदेशक प्रोफेसर अमिताभ घोष के अधीन एक कमेटी बनी जिसने जोरदार तरीके से आईएसएम को आईआईटी स्टेटस देने की बात कही। 7 मई 2008 को एक प्रस्ताव झारखंड के मानव संसाधन विकास के प्रधान सचिव को भेजा भी गया। इसमें आईएसएम को आईआईटी में तब्दील करने की बात भी हुई, लेकिन 2009 में आईएसएम के 1998 बैच के नीलमणि सिंह ने ऑनलाइन एक मुहिम चलाई जिस पर 4,990 छात्रों ने हस्ताक्षर किया, इसका सपोर्ट किया। और इसी साल फरवरी में आईएसएम टीचर्स एसोसिएशन ने भी ये माना कि झारखंड सरकार और आईएसएम विश्वविद्यालय की रुचि को देखते हुए आईएसएम को आईआईटी में अपग्रेड किया ही जाना चाहिए। 14 अक्टूबर 2009 को राहुल गांधी आईएसएम पहुंचे थे और मामले को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास जाने का आश्वासन भी दिया था। 31 अक्टूबर 2009 को 1958 बैच के जीसी मृग ने इसको सपोर्ट किया और इसके सपोर्ट में एक लेटर लिखा उन्होंने। 21 नवंबर 2009 को सांसद इंदर सिंह नामधारी ने संसद में इस संबंध में एक प्रश्न भी किया और इसके जवाब में कहा गया कि ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं है। 18 अगस्त 2009 को आईएसएम की एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एमएचआरडी को दी। 26 अगस्त 2009 को तत्कालीन राज्यपाल के शंकर नारायणन ने इस मामले को फिर से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल के पास भेजा। फिर 300 विद्यार्थी रांची में केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय से भी मिले, जिसमें श्री सहाय ने मामले को केंद्रीय मंत्री सिब्बल के पास उठाने का फिर से आश्वासन दिया। 23 सितंबर 2009 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी और ये रिपोर्ट भेजी भी जा चुकी है। और इसी साल राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में आईएसएम आए भी थे। छात्रों ने उनसे आईएसएम को आईआईटी का दर्जा दिलाने की मांग भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के पहले धनबाद आए तो उन्होंने भी वादा किया कि आईएसएम को आईआईटी का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन अभी तक सालों से ये पहल स्टूडेंट्स की तरफ से हुई है, लेकिन राजनीतिक प्रतिष्ठान ने इस प्रतिष्ठान के आगे बढ़ने की कोई पहल नहीं की। फिलहाल आज डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने पसंदीदा चैनल से आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप वीडियोस देख सकते हैं और दुनिया में कहीं भी हो आप चैनल को आप लाइव भी देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए जी पुरवैया।